ओके सभी बच्चों, लास्ट क्लास हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है वो सब देखा था। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। देयर इज अ वेसल जिसमें h डेप्थ तक एक लिक्विड भरा हुआ है, पर लिक्विड ऐसा है कि ना उसमें नीचे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज चेंजिंग, है ना। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आपने जीपीएम पढ़ा है, आप जानते हैं प्रेशर चेंज होता है और प्रेशर की वजह से लिक्विड की प्रॉपर्टीज बदल सकती है। तो ऐसा हो रहा है इस लिक्विड के साथ कि सरफेस से एच डेप्थ पे जाके देखे तो म्यू की वैल्यू 1+y/h है ना। कुछ इस तरह से यहाँ पर म्यू का वेरिएशन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिएबल, और टोटल एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ एकदम टॉप से, यहाँ से। अब आपको बताना है कि इस वेसल की एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगी। लिक्विड की वजह से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, तो एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगी, करिए ट्राई। apparent depth of the vessel, apparent depth क्या दिखाई देगी, करिए ट्राई। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। एक वेसल दिया है जिसमें लिक्विड फिल्ड है और म्यू वेरिएबल है, इसकी अपरेंट डेप्थ बताओ, करो जल्दी से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन का डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये क्वेश्चन क्या है, इन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने बोला था कि एक वेसल है जिसको लिक्विड से भरा हुआ है और उसमें म्यू वेरिएबल दे दिया है और आपसे अपरेंट डेप्थ पूछी। तो याद करिए, जब म्यू का वेरिएशन होता है, म्यू बहुत सारे टाइप्स के हो, मैंने बीच में कई सारे मीडियम रख दिए हो, तो अपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं। अपरेंट डेप्थ निकालने का जो तरीका होता था वो अपन करते थे म्यू ऑफ द मीडियम जहां से देखा जा रहा है, म्यू ऑफ द मीडियम जहां से देखा जा रहा है, फिलहाल एयर से देखा जा रहा है तो 1। फिर अंदर हम करते थे ना, जितने भी बीच में मीडियम है सभी में हाइट क्या है और सभी में म्यू क्या है उसका रेशो ले लेते थे, अपन उसका सम कर देते थे। बीच में मेरे पास बहुत सारे मीडियम को अगर,
मैं बहुत जो भी उनके हाइट्स थे और उनके म्यू का जो रेशियो है इसका सम करता था मैं h1/μ1 प्लस h2/μ2 और ऐसा कर देते थे अपन। वही चीज यहाँ पर भी कर देंगे। पर अब क्या है यहाँ पे देखो म्यू वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं सरफेस में अपन छोटी छोटी सी विड्थ ले लेते हैं, हाइट में अपन dy के एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये जो h हो जाएगा इसको dy बोल देते हैं और उस पोजीशन पे जो भी म्यू है उसका डिवाइड कर देते हैं, म्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये नीचे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस y by h। नाउ इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉरी समीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। जब बहुत कंटिन्यूअस छोटे छोटे से स्ट्रिप्स का अपन इस तरह से समीशन करेंगे तो उसको अपन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो जो समीशन था उसको मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया, बस एपरेंट डेप्थ अब इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे y वेरिएबल है, y की लिमिट पुट कर दीजिए, टॉप पे देखेंगे तो y 0, बॉटम पे देखेंगे तो y h हो जाएगा। तो y की प्रॉपरली लिमिट पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। चलो मेरे पास काफी बच्चों का आंसर आया है, अथर्व का भी आया है, अथर्व ने एवरीवन को दे दिया था, तो बस इसका आंसर अब सबसे पता ही चल गया क्या आ रहा है। ये आ रहा है HLN2, सॉल्व करके HLN2। तो ये क्या ये क्वेश्चन सभी को आया, बताइए सभी बच्चे, दिस इज क्वेश्चन क्लियर? जी जिसको नहीं आया है पूछ सकते जल्दी से। चलो मैक्सिमम बच्चों को मेरे मैसेज आ रहा है, यस सर, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है इसमें मैंने कैसे करा, एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं, एपरेंट डेप्थ निकालते हैं म्यू ऑफ द मीडियम जहां से देखा जा रहा है वो एयर है यहाँ पे, फिर अंदर हम करते थे समीशन ऑफ हाइट अपॉन म्यू, उसका समीशन करते थे। तो समीशन को मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बिकॉज हाइट बहुत स्मॉल स्मॉल हाइट dy ले रहा हूँ मैं, तो dy अपॉन म्यू का इंटीग्रेशन करके हम एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। चलो सभी को क्लियर है तो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन थोड़ा वेक्टर का क्वेश्चन है। एक XY प्लेन दिखाया है देखो मैंने, उसके ऊपर z ग्रेटर देन 0 पर मैंने म्यू रूट 2 दिखाया है और z लेस देन 0 पे रूट 3 दिखाया है। मतलब XY प्लेन मीडियम बाउंड्री है, दो मीडियम की मीडियम बाउंड्री है XY प्लेन। z greater than 0 has refractive index root 2, z less than 0 has refractive index root 3, and there is an incident light vector। incident light vector दिखाया मैंने 6 root 3 i 8 root 3 j minus 10 k, 6 root 3 i 8 root 3 j minus 10 k। you need to tell me unit vector along refracted ray, जो रिफ्रेक्टेड राइट रे होगी उसका यूनिट वेक्टर बताना है। करिए ट्राई, यूनिट वेक्टर along रिफ्रेक्टेड रे। चलो एक आंसर मेरे पास आया है तो मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट सेकेंड। मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रही है आंसर में, मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है आंसर में, प्लीज चेक इट अगेन। 6 8 और 10 शायद सही हो सकता है, चेक करते, हो सकता है सही हो आपका। बाकी बच्चे भी ट्राई करिए, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। ईशान नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर पूछा है मैंने तो आपका तो आंसर यूनिट वेक्टर ही नहीं है। चलो एक आंसर हो रहा है मेरे पास, इट सीम्स करेक्ट, दोनों अथर्व के एक जैसे आंसर आ रहे हैं, सीम्स करेक्ट।
चलो काफी बच्चों के आंसर आए मेरे पास, और ठीक है चेक करते हैं आंसर। देखो, वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज टू एज्यूम यूनिट वेक्टर इन रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन। तो एक तरीका हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे एज्यूम कर लो कुछ, आप मान लो कि वो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, मैंने मान लिया है ना कि रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर ये है। अब पहली चीज तो ये यूनिट वेक्टर है, तो मेरे पास एक कंडीशन तो साफ साफ समझ में आ रही है, यूनिट वेक्टर होने के लिए इसके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम का रूट 1 आना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम भी 1 ही आएगा। तो मेरे पास एबीसी में एक रिलेशन है, एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया, फिर दो रिलेशन में और निकाल सकता हूँ, दो रिलेशन में और निकाल सकता हूँ। एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि भाई इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो आई हैव अ कंडीशन दैट इंसिडेंट लाइट का जो वेक्टर है आई वेक्टर या उसको आई कैप जो भी ले लो, उसके साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा नॉर्मल का। अच्छा, इस प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा जेड के पैरेलल, तो क्रॉस के कैप इसके साथ डॉट कर दोगे आर कैप का, तो मिलना चाहिए 0। तो एक कंडीशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं। फिर एक स्नेल्स लॉ वाली इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। क्या होती थी, म्यू1 व्हिच इज गिवन हियर एज √2 इनटू sin i, sin i को लिख सकता हूं मैं i कैप क्रॉस n कैप इज इक्वल टू म्यू2 व्हिच इज √3 हियर इनटू sin r, sin r को लिख सकता हूं r कैप क्रॉस n कैप। एक तीसरी इक्वेशन यहाँ से आ सकती है। सो आई हैव 3 इक्वेशंस एंड आई हैव 3 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व एंड गेट योर आंसर। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? इस तरह से हम कर सकते हैं, ये क्लियर हो रहा है क्या? चलो, अब एक तरीका तो ये हो गया मैथमेटिकल तरीका, ठीक है, एक ये मैंने बता दिया आपको कि ऐसे कर सकते हो। और कुछ तरीका, आपका कोई तरीका हो, आपने कुछ और तरीके से करा हो, और भी तरीके हो सकते इसको करने के, ठीक है। चलो, दोनों अक्षरों में से कोई भी, आपने कैसे करा, दोनों अक्षर में से कोई भी, क्या कुछ और तरीके से करे इसको? सही है। सर मैंने तो डायरेक्टली मतलब उसका ये एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट लेके जल्दी से एंगल निकाल लिया और उससे कर लिया आगे। एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट ले लिया इसका, इस वेक्टर हाँ का। सर, हाँ हाँ सर, तो फिर उस पे हाँ, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, यस बिल्कुल सही। आप ये कर सकते हो कि जो गिवन वेक्टर, देखो प्लेन सेम होता है ना, तो ये प्लेन सेम होने की जो कंडीशन होती है, प्लेन सेम होने की जो कंडीशन होती है उसके लिए एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो इक्वल आना चाहिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों का, ठीक है। इंसिडेंट लाइट का वेक्टर और रिफ्लेक्टेड लाइट के वेक्टर दोनों का एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट सेम आना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए टू बी करेक्ट। तो एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट जो होगा इस वेक्टर का, वो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स वाई प्लेन के लिए इसमें कंपोनेंट चाहिए, तो इसका जेड के अलोंग जो कंपोनेंट है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। या एक्स वाई प्लेन का कंपोनेंट देखो बस इतना आ जाएगा 6√3i प्लस 8√3j। तो जो इसकी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में दूसरा रिफ्रैक्टेड लाइट का वेक्टर भी होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन के प्रोजेक्शन उसका जो होना चाहिए। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट का वेक्टर है आर के, उसका एक्स वाई प्लेन में जो यूनिट वेक्टर है, देखो यहाँ एक्स वाई प्लेन का यूनिट वेक्टर देखोगे तो 6 + 8j के अलोंग आ रहा है। 6 + 8j कैन आल्सो बी रिटन एज 3i + 4j या 3i + 4j by 5, 3i + 4j by 5। एक्स वाई प्लेन का जो प्रोजेक्शन आएगा वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का वेक्टर एक्स वाई प्लेन में तो इसी के अलोंग होना चाहिए, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, ए वे कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस जेड कंपोनेंट कुछ अलग हो सकता है, बी टाइम के, ऐसा ले सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर होने की कंडीशन और बना लेना, इसको कंडीशन में यूनिट वेक्टर की क्या बनाएंगे, इसका तो मैग्नीट्यूड देखो 1 हो रहा है ना, तो ये इसका अब यूनिट वेक्टर होने की कंडीशन बना देना, स्क्वायर ऑफ ऑल कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा। तो a + b में कंडीशन तो आ ही जाएगी वहां से, जिससे a या b में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर दूसरा रिलेशन स्नेल्स लॉ से कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीका ये भी हो सकता है जिसमें अपन को ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज हो गई, सेम प्लेन में होने की कंडीशन को यूज करके हमने लिखा है। ये पॉइंट आ रहा था मुझे, बाकी बच्चे, है ना। इंसिडेंट लाइट का जो एक्स्ट्रा प्लेनर प्रोजेक्शन होगा और जो रिफ्लेक्टेड लाइट का एक्स्ट्रा प्लेनर प्रोजेक्शन होगा सेम होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर सेम प्लेन में हो, तो उनका एक्स्ट्रा प्लेनर प्रोजेक्शन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। चलो,
तो ये एक और तरीका अपन ने देखा है ना। तो मैंने दो तरीके बताए, एक तो अपना मैथमेटिकल तरीका हो गया, ये तरीका हो गया। और फाइनली जो आंसर आ रहा है इसका, जो मुझे अधिकतर बच्चों ने जवाब दिया, वो आ रहा है 6i + 8j - 10k / 10√2। ऐसा कुछ आंसर दिया है ना। चेक कर लेना यूनिट वेक्टर है कि नहीं, जो भी है। तो ये कुछ आंसर दे रहे हैं मुझे। तो आगे बढ़ते। अब देखो मैंने इधर एक क्वेश्चन और बनाया है। मेरे पास है ना एक ग्लास स्लैब है, there is a glass slab which has variable refractive index. I have a glass slab which have a variable refractive index. The refractive index in this glass slab is √1 + y⁵ 3/2. इस बाउंड्री से जैसे हम ऊपर जा रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है और उसका मैंने y के साथ एक्सप्रेशन दे दिया है। There is a light ray incident at origin. This point is 0,0. XY axes are marked. XY axis बता दिए मैंने। लाइट रे इंसिडेंट हुई थी ओरिजिन में एयर से और लगभग 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। दिस इज 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री, है ना। यह पूरा मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है और फिर इधर से एयर है। अब आपको पहली चीज तो बताना है, लाइट रे जब अंदर जाके वापस बाहर एयर में निकलेगी, ये विड्थ बहुत बड़ी है, मीडियम बहुत दूर तक फैला हुआ है ना, बहुत दूर तक है। ये विड्थ कम नहीं है, ये ज्यादा है। तो लाइट रे डेफिनेटली चलते चलते इस मीडियम में बाहर निकलेगी। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि जब वापस से बाहर निकलेगी तो क्या बाउंड्री से एंगल बनाते हुए निकलेगी? इस बाउंड्री से एंगल क्या होगा उसका, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, तो बाउंड्री से एंगल क्या होगा उसका, पहला क्वेश्चन तो ये बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए सबसे पहले तो। और मैंने बाहर एंगल पूछा है, बाउंड्री के बाहर क्या एंगल होगा, बाहर क्या एंगल होगा? बाउंड्री के बाहर पूछा है मैंने। हाँ, क्वेश्चन एक बार देख लो सब बच्चे अच्छे से। तो अब अथर्व महाजन आपका सही है, बाउंड्री के बाहर। बाकी बच्चे का किसी का आंसर, लाइट रे अंदर जाएगी, मीडियम में ट्रेवल करके वापस एयर में इमिट होगी, तो वापस जब एयर में इमिट होगी तो बाउंड्री से कितना एंगल बनाते हुए एयर में इमिट होगी? अथर्व आपका गलत है, सेकंड अथर्व का। नहीं अथर्व बेंद्रे गलत है। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो, आसान क्वेश्चन है, इसका कोई टफ नहीं है। पहला पार्ट तो बहुत आसान पूछा है मैंने। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से समझ लो, मैंने पूछा क्या है, लाइट रे यहाँ एयर से एंटर कर रही है, मीडियम में ट्रेवल करेगी, फिर वापस बाहर निकलेगी एयर में, तो बाउंड्री से क्या एंगल बना के निकलेगी? सुनो बच्चों, हमने ये पढ़ा था क्या, जब मीडियम बाउंड्री पैरेलल होती है, जब पैरेलल मीडियम बाउंड्री होती है और लाइट रे किसी एक मीडियम से आए, फिर अंदर जाए, फिर वापस बाहर निकले, तो मैं इस इंसिडेंट पॉइंट और ये फाइनल वाले पॉइंट में डायरेक्ट स्नेल लॉ लगा सकता हूँ। ऐसा पढ़ा था क्या हमने? यहाँ पर म्यू इंटू साइन
इक्वल टू वहां म्यू इनटू साइन डायरेक्ट लिख सकता हूं व्हेन मीडियम बाउंड्रीज आर पैरेलल। ऐसा कुछ देखा था क्या अपन ने, ये बताओ। जुबेर बोल रहा है हाँ, बाकी बच्चे भी देखिए, पढ़ा था ना अपन ने ऐसा कुछ। चलो ये हिंट है तुम्हारे लिए, फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दीजिए। नहीं ध्रुव, बाहर का एंगल पूछा है मैंने, बाहर एयर में। यार इतनी देर में तो हो जाना चाहिए अब तो। एयर से लाइट आई 90 के एंगल पे आई, एयर से लाइट आई 90 डिग्री के एंगल पे आई। अंदर म्यू वेरिएबल है, म्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, म्यू इंक्रीज हो रहा है, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। लाइट रे धीरे धीरे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती जाएगी, ऐसा धीरे धीरे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती जाएगी, ठीक है। लाइट रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड द नॉर्मल लाइक दिस। बेंड होते होते जैसे ही वापस से एयर वाली बाउंड्री पे पहुंचेगी, जैसे ही एयर वाली बाउंड्री पे पहुंचेगी, यहाँ से फिर एयर में आने वाली है। जब एयर में एंटर होते समय 90 का एंगल था और एयर में ही बाहर जा रही है, तो फिर 90 का एंगल बनाएगी ना। इट शुड गो लाइक दिस, सरफेस के टेंजेंट इस तरह से जाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल लगभग लगभग बनाते हुए। लाइट रे शुड गो लाइक दिस, बिकॉज इफ दिस एंगल इज नियर टू 90 और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू, वहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है 1, और वहां पे एंगल थीटा लिखोगे तो थीटा देखो 90 तो आएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाना चाहिए लाइट को। आ रहा है क्या सब बच्चों, बताइए ये पॉइंट समझ में आ रहा है। आस्था को तो आंसर भी आ गया था, वेरी गुड आस्था। ईशान अब आया आपको, वेरी गुड। बाकी सब बच्चे आ गया तो प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो यस। इज दिस क्लियर, ये वाला पॉइंट आया क्या सबसे पहला पॉइंट, को भी आ गया सर। यस, वेरी गुड। चलो सभी का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो म्यू वेरिएबल था, y को मैंने यहाँ पे बताया था हाइट 1 मीटर तक ही जा रही है, मैंने यहाँ पे बताया था हाइट 1 मीटर तक जा रही है। अच्छा इस तरह से लाइट जो सरफेस के बिल्कुल टेंजेंटली जाती है ना, इसको बोलते थे ग्रेजिंगली जा रही है वो। लाइट अभी बाहर जा रही है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस बोल देंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस तरह से लाइट का सरफेस के टेंजेंटली जाना है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है ना। अब म्यू की वैल्यू जस्ट इस पॉइंट पे आप बता सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको y की वैल्यू पता है 1 मीटर है, तो अंदर का ये एंगल भी बता सकते हो। यहाँ जस्ट इस पॉइंट पे लाइट नॉर्मल से क्या एंगल बनाएगी वो भी बता सकते हो, व्हाट विल बी दिस थीटा। जस्ट इस पॉइंट पे लाइट का नॉर्मल से एंगल बताओ, बिल्कुल सही अथर्व, बिल्कुल सही ध्रुव, दोनों अथर्व के सही है, वेरी गुड। 45 डिग्री, बिल्कुल सही, 45 डिग्री है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने कैसे निकाला 45 डिग्री, कैसे निकाला बताओ जरा। सर y की वैल्यू 1 हो जाएगी इधर, म्यू में पुट कर देंगे और फिर स्नेल्स लॉ। वेरी गुड है ना। तो इनफैक्ट आप मुझे आप किसी भी रैंडम हाइट पर, किसी भी रैंडम हाइट पे यहाँ पे नॉर्मल के साथ लाइट का एंगल बता सकते हो ना आप। यहाँ पे नॉर्मल के साथ लाइट का एंगल, ये एंगल मैंने बोल दिया, चलो आर है, आर बोल दिया, उधर थीटा था इसको आर बोल दिया। यहाँ पे आर एंगल बता सकते हो ना मुझे आप, इसका मतलब तो ये हो रहा है ना, क्या मुझे आर एंगल बता सकते हो आप जनरल हाइट वाई पे एट सम हाइट वाई, इसका tan थीटा sin थीटा कुछ बता सकते हो क्या। आंसर आना चाहिए था यस, स्नेल्स लॉ जैसे यहाँ स्नेल्स लॉ लगा है वैसे यहाँ लगा दो और क्या है ना। इंसिडेंट पॉइंट पर, म्यू, हाँ इंसिडेंट पॉइंट पे साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल
विच इज क्लोज टू 90 into 1 इक्वल टू यहाँ का जो भी म्यू है, म्यू की जो भी वैल्यू है इनटू साइन ऑफ वहां पे एंगल। तो ये जो आर एंगल उसका साइन बता सकते हो मुझको आप तो ये साइन आर जो हो जाएगा ये आ जाएगा, ये साइन पाई बाय 2 1 हो गया 1 बाय म्यू, और म्यू की वैल्यू हमें पता है एज अ फंक्शन ऑफ y, तो आ गया 1 प्लस y की पावर 3/2 होल टू द पावर हाफ। ये देखो आपको साइन आर की वैल्यू आ गई, आपको साइन आर की वैल्यू पता है एज अ फंक्शन ऑफ y। इनफैक्ट आप मुझे किसी भी हाइट पर आप मुझे लाइट का नॉर्मल से एंगल बता सकते हो, हाइट रखो एंगल आ जाएगा, हाइट रखो एंगल आ जाएगा। सही बात है क्या? यस सर। वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको ये एंगल पता है, मैं बोलूं कि यहाँ पर लाइट का जो टेंजेंट था, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊं, अगर लाइट के पाथ की टेंजेंट बनाऊं और इसका स्लोप पूछ लूं, जनरल पॉइंट x, y, लाइट का जो पाथ है उसके किसी जनरल पॉइंट x, y पे टेंजेंट का स्लोप पूछूं, तो ये बताओ क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पाथ ऑफ लाइट बता सकते हो क्या? सर 1/√μ² - 1। 1/√μ² - 1, म्यू की वैल्यू डाल दो ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसका tan, एक्स एक्सिस से y एंगल to the power -3/2। हाँ, तो ये आने वाला है मेरे पास cot ऑफ r। देखो 90 - r होगा तो tan ऑफ दिस एंगल शुड बी cot r, तो cot r शुड बी 1/tan r। tan की वैल्यू होगी 1/√μ² - 1, तो आ जाएगा √μ² - 1, और म्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो y की पावर 3/4 आ रही है। इट इज क्लियर? स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दिया हमने। तो मुझे लाइट का जो पाथ होगा उसके किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। आ रहा है क्या सभी बच्चों? लाइट के पाथ के किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकल गया हमारे पास। देखिए अच्छे से, कोई भी डाउट तो बता। अगर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है, अब फटाफट मुझे बताओ इस लाइट रे की इक्वेशन क्या होगी, इसके पाथ की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट रे, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट रे। इक्वेशन ऑफ पाथ आप समझते हैं, मतलब लोकस जो मैथ्स में बोलते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन ओवर दिस पाथ। बताओ क्या आएगा इक्वेशन ऑफ पाथ? एक क्वेश्चन मेरे पास आया आर्जव का कि 90 - r कैसे आया। ये 90 - r कैसे आया? बेटा देखो, वर्टिकल से इस लाइन का एंगल r है, तो हॉरिजॉन्टल से 90 - r होगा ना। वर्टिकल से r तो हॉरिजॉन्टल से 90 - r। ये वाला 90 - r, ये भी 90 - r। और कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट तो बताओ। आस्था का भी सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। यस ईशान, करके बताओ आंसर फिर क्या आएगा। ईशान बिल्कुल सही कर रहे हो आप। स्लोप ऑफ टेंजेंट, आई थिंक स्लोप ऑफ टेंजेंट मैथमेटिक्स में आपको पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी कर्व के लिए डिवाइड बाय dx। किसी भी कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय dx। मैथमेटिकल मतलब ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डिवाइड बाय dx। ग्राफिकल मीनिंग डिवाइड बाय dx। डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिवाइड बाय dx आपको पता है y की पावर 3/4। ये y को इधर लाओ, तो डिवाइड बाय y की पावर 3/4 इज इक्वल टू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इनिशियली व्हेन x वाज 0 y वाज 0, व्हेन x इज इक्वल टू सम x हो गया, y की वैल्यू सम y हो गई। So you can integrate this equation and get the value of y as a function of x। तो आपको पाथ की इक्वेशन मिल जाएगी, और पाथ की इक्वेशन आ गई तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। यहाँ की हाइट तो 1 है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा ये भी बता सकते हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि लाइट रे कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस होकर बाहर निकली, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो आप। वैसे थोड़ा सा आंसर गलत है, अच्छे से चेक कर लो।
इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं करना। y की पावर -3/4 हो जाएगा, y की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन y की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 मतलब y की पावर 1/4 अपॉन 1/4 या 4y की पावर 1/4 ये आएगा, उधर x आएगा, ठीक है, फिर पावर 4 कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया पूरा? ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ आई थिंक 15-20 साल पहले, कुछ 20 साल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया समय जब पूछा था, और उसके बाद 2-3 बार इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए थे। कॉन्सेप्ट यही लगा है उसमें, पर क्वेश्चन कुछ बदल के पूछा था, चेंज था, पर इसी तरह का आइडिया था कुछ ना कुछ क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको इसको याद होना चाहिए क्वेश्चन कि कैसे करा है अपन ने, है ना, इसके जो भी आइडियाज अपन ने सीखे वो हमको पता होना चाहिए। चलिए रचित हैंड रेज करा है, कोई डाउट? रचित हैंड रेज करा है, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, गलती से हो गया लगता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, मैं हटा रहा हूँ सब ये, है ना, हटा दूं सब। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें और बड़ी थी बची है हमारी रिफ्रैक्शन में, वो और कंप्लीट करते हैं। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक दो चीजें और बची, वो कंप्लीट करते हैं। तो कोई अपना फेमस फिश वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे एक फिश है। फिश ऊपर की तरफ स्विम करके जा रही थी विद अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिश पानी में है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, अब जानते ही है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। फिश ऊपर राइज कर रही थी विद अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बर्ड इज जस्ट हॉवरिंग, वो जस्ट हॉवर कर रहा है, मतलब कि वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, जस्ट हॉवर कर रहा है फिक्स हाइट पर। आप बताओ फिश की स्पीड बर्ड को क्या दिखेगी? What will be apparent speed of fish observed by bird? What will be apparent speed of fish observed by bird? करिए, apparent speed of fish observed by bird. पहला पार्ट तो ये करना है। दूसरा पार्ट apparent speed of bird observed by fish. फिश तो बर्ड की स्पीड क्या दिखेगी? करो, दोनों पार्ट करिए। चलो आंसर आ रहा है ईशान, ईशान एक बार में भी दिखता है मेरे को यार। चलो आंसर फर्स्ट पार्ट का सही है ईशान, बाकी करो। शिवांश बेटा गलत है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल सही। देखो कैसे करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी है, बट फुल प्रूफ तरीका है, ठीक है। शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, पर मैं यही बताऊंगा क्योंकि इससे गलतियां नहीं होती, ठीक है। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा लेंदी है, पर मैं यही बताऊंगा बिकॉज इससे गलतियां नहीं होती है। चलो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो जब भी ऐसा हो वेलोसिटीज वगैरह के रिलेशन पूछे थे तो सबसे पहले एपरेंट डिस्टेंस निकालो। मान लो ये बर्ड किसी हाइट पे था, मान लो ये फिश किसी डेप्थ पे है, डेप्थ को मान लिया x, हाइट को मान लिया y, और एपरेंट डिस्टेंस निकालो। तो किसको दिखाना है? फिश को, ऑब्जर्व बाय, सॉरी बर्ड को दिखाना है, ऑब्जर्व बाय बर्ड। तो एपरेंट डिस्टेंस बाय बर्ड, एपरेंट डिस्टेंस एज ऑब्जर्व बाय बर्ड, पहले तो ये निकालो। तो बर्ड दिखेगा एयर से, फिर y/1 प्लस x/4/3, ये आ जाएगा। एपरेंट डिस्टेंस निकाल लो। अब एपरेंट स्पीड जो होती है ना, apparent speed, it should be differentiation of apparent distance with time, rate of change of apparent distance with time। जो भी apparent distance है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, you will get apparent speed। तो टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा dy/dt
प्लस 3/4 dx by dt। नाउ dy by dt dx by dt क्या होगा वो रख दो। dy by dt बर्ड तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो dy by dt शुड बी 0। 3/4 टाइम dx by dt, as fish is going up, x is going to decrease, x is going to decrease, the dx by dt should be minus of 4 because fish is going up then x is decreasing। फिश जब ऊपर जा रही है तो dx by dt होना चाहिए था -4। ये सब्स्टिट्यूट करा मैंने, तो ये आ गया मेरे पास -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन इस तरह से कि डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, फिश इज कमिंग टुवर्ड्स द बर्ड, तभी ऐसा हो रहा है डिस्टेंस कम हो रही है। क्या ये मेरा तरीका समझ में आया? सर बट स्पीड पूछी तो अपन बिना माइनस के आंसर देंगे ना? बिना माइनस, हाँ बिल्कुल सही, फाइनल आंसर बिना माइनस के देंगे। स्पीड पूछी तो मेरे मेथड में आंसर डायरेक्शन वगैरह बता के आ रहा है कि डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। चलो इसका मैग्नीट्यूड विल बी आंसर। सेकेंड पार्ट के लिए अब फिश को दिखाना है। फिश देखेगी तो अपरेंट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बाहर 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिश देखेगी तो आ जाएगा 4/3 y प्लस एक्स। डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फिश को जो स्पीड दिखेगी बर्ड की वो आ जाएगी रेफरेंस स्पीड ऑफ बर्ड बाय फिश। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 4/3 इंटू dy by dt प्लस dx by dt, तो 4/3 इंटू 0 और ये dx by dt -4 था तो आंसर आ गया -4। सिंपल, अब समझ में? बताओ फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्लियर हो रहे हैं मैंने कैसे करे? चलो आई होप कि ये क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा टफ कर दूं क्वेश्चन को। चलो मैं थोड़ा टफ कर रहा हूँ क्वेश्चन सर को। सेकंड पार्ट में डाउट है। हाँ वो तो बताओ क्या डाउट है, पूछो। सर मतलब ये बर्ड ऊपर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, हाँ तो वो अगर बिना पानी के भी देखेगी तो उसको रिलेटिव स्पीड, फिश को बिना पानी के भी रिलेटिव स्पीड बर्ड की -4 ही दिखेगी। हाँ तो सर पानी होने से तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं। हाँ, क्योंकि फिश से देखे बर्ड एक्चुअली मूव कर ही नहीं रहा है ना। बर्ड की जो डिस्टेंस है जब अंदर से देखेंगे तो एक्चुअली यही डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, विच इज इन वाटर। वो फिश वाटर से देख रही है, वाटर वाली डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज आ रहा है और वाटर से देख रही है फिश, तो म्यू का कोई वेरिएशन ही नहीं हुआ है ना। जिस डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है उसमें म्यू का कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा है। दूसरी डिस्टेंस अपरेंट, दूसरी डिस्टेंस चेंज हुई है, एक्स थोड़ी चेंज होती है ठीक है सर। ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा टफ, इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बर्ड तो एयर में होता है, आप जानते हो कि ऊपर में एयर है, तो 1 ले लेना। अब बर्ड भी नीचे जा रहा था और बर्ड की स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड थी नीचे की तरफ, और है ना ये जो हमारा कंटेनर था इसमें पानी गिर रहा है, ठीक है, कंटेनर में पानी आ रहा है, तो पानी आने की वजह से कंटेनर का जो लेवल है ना वो भी ऊपर राइज कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। कंटेनर में वाटर लेवल इज नॉट रेस्ट, वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग, वाटर लेवल इज गोइंग अप, ठीक है। चलो ये जो मैंने एक्स और वाई बनाए थे हटा देता हूँ। क्वेश्चन ये है अब आपका, और अब बताइए कि क्या आंसर आएगा, दोनों पार्ट के आंसर क्या आएंगे बताओ। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से और करिए ट्राई।
तो दोनों पार्ट करिए जल्दी से। फर्स्ट पार्ट का 9/4 आएगा। चेक करते। देखो अगर मैं डिस्टेंसेस वैसी एज्यूम कर लूं, मान लो बर्ड की डिस्टेंस y थी वाटर लेवल से, फिश की डिस्टेंस x थी वाटर लेवल से, तो अपरेंट डिस्टेंस तो यही आने वाली। अपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड सॉरी ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, अपरेंट डिस्टेंस एस ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, ये आएगी। बर्ड जब देखेगा तो फिश की अपरेंट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ चेंज करता हूं मैं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा dy by dt प्लस 3/4 into dx by dt, ये इक्वेशन आएगी। Now what will be dy by dt? See that this y is decreasing due to bird is going down and y is decreasing due to water level is going up. The dy by dt should be -3 -1. dy by dt bird के नीचे आने से वो 3 से कम हो रहा है, वाटर लेवल ऊपर जाने से भी 1 से कम हो रहा है, तो टोटल -4 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। dy by dt y का रेट ऑफ चेंज, बर्ड नीचे जाने से y कम होगा, वाटर लेवल ऊपर जाने से y कम हो रहा है, तो y दोनों एंड से डिक्रीज हो रहा है एंड द टोटल डिक्रीमेंट शुड बी -4। dy by dt शुड बी -4। क्या ये समझ में आ रहा है? बताइए। चलो आशीष का तो आरुष का तो आंसर है। ठीक है dx by dt भी निकालते हैं अपन। dx by dt which is going up, तो x कम होगा, वाटर लेवल इज गोइंग अप तो x बढ़ेगा। dx by dt should be -6। बस ये सब्स्टिट्यूट करो, dy by dt was -4, 3/4 dx by dt is -3। सॉल्व कर दीजिए इसे, एलसीएम ले लो, यहाँ पे माइनस कॉमन ही ले लो। 4 4 16 plus 9 that is 25/4 -25/4। तो फिश की बर्ड को जो स्पीड दिखेगी वो आ रही है -25/4। फिश की बर्ड को जो स्पीड दिखेगी -25/4। अब दूसरे पार्ट में अपरेंट डिस्टेंस जब कौन दिखेगा, फिश दिखेगी, तो 4/3 बाहर मल्टीप्लाई करोगे यही एक्सप्रेशन में, y1 1 plus x by 4/3, तो इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन में 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 into -25/4, तो आ जाएगा -25/3। सेकंड पार्ट का आंसर -25/3। माइनस साइन निगलेक्ट कर देना, स्पीड के लिए मैग्नीट्यूड बता देना, 25/3 सेंटीमीटर पर सेकंड शुड बी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का 25/4। देखो अच्छे से, इज इट क्लियर? जुजैर का और शिवांश का तो आंसर आ रहा है यस। बाकी बच्चों का आ रहा है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। यस सर, आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। चलो ये आ गया है तो फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ना एक ग्लास की अच्छी थिक 2 सेंटीमीटर ग्लास का म्यू इक्वल टू 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास लगा दिया। वो ग्लास के ऊपर कुछ ऑयल फिल कर दिया मैंने, यहाँ कोई ऑयल है जिसका जो म्यू है वो 2 है, जिसकी ऑयल की थिकनेस मैंने दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर थिक ऑयल की लेयर बना दी, और नीचे वही फिश है, और फिश वाटर में है, म्यू इक्वल टू 4/3, और वो 4 की स्पीड से ऊपर राइज कर रही है और बाहर से देखा जा रहा है। तो बताओ फिश की अपरेंट स्पीड क्या दिखाई देगी? फिश की अपरेंट स्पीड क्या दिखाई देगी, बताइए। अपरेंट स्पीड ऑफ फिश, बाकी क्वेश्चन 18 हुए पुराने क्वेश्चन। अपरेंट स्पीड ऑफ फिश बताना है। It is rising up, speed 4 centimeter per second, and there are some mediums
बीच में 1.5 भी है, यहाँ म्यू इक्वल टू 2 का मीडियम भी है, ठीक है। ऑयल है, दिस इज ऑयल रिटर्न ओ ऑयल 5 सेंटीमीटर हाइट तक, और फिश की ये डिस्टेंस भी कुछ मान लेना चाहो तो 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो चाहे वो मान लेना। और क्या आंसर आएगा? चलो 2 बच्चों के आंसर तो आ गए मेरे पास, वेरी गुड। बाकी बच्चे जवाब दीजिए जल्दी। बेटा गलत है, बाकी के सही है। जल्दी करिए बाकी सब भी। अच्छा वेरी गुड, ध्रुव वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर, आप जब यहाँ पे एपरेंट डिस्टेंस लिखोगे तो दिस 5 सेंटीमीटर दिस 2 सेंटीमीटर इज नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं कर रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। जब एपरेंट डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। देयर इज ओनली वन वेरिएबल हियर, दिस हाइट। जो भी फिश की इस लेवल से डिस्टेंस है वही वेरिएबल है। तो जब डिफरेंशिएट करके एपरेंट स्पीड निकालोगे ना तो बाकी सबका डिफरेंशिएशन 0, तो एपरेंट स्पीड ओनली आने वाला है 4/dy/dt अपॉन 4/3, और बाहर देखने वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1। तो ये सॉल्व कर के आंसर आने वाला है देखो 3। केवल y चेंज हो रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? अपरेंट डिस्टेंस लिख के उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओनली y का ही रेट ऑफ चेंज आएगा, बाकी सारे डिस्टेंसेस कांस्टेंट है, इसलिए ओनली dy/dt अपॉन म्यू इनटू देखने वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, ये आंसर आना चाहिए। इज दिस लॉजिक क्लियर? बताइए अच्छे से। चलो मैक्सिमम बच्चों के आंसर भी सही आए थे, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक कंटेनर है जिसके अंदर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भरा है, ऊपर सरफेस से y डेप्थ पे जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1 + y है, सरफेस से y डेप्थ पे जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 + y है। एक बुलेट फायर करी थी मैंने, T0 पर बुलेट एकदम सरफेस के पास में है, जस्ट सरफेस पे है बुलेट T0 पे, और उसकी स्पीड v है जो कांस्टेंट है। बुलेट कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड में जा रही है, कोई लिक्विड का विस्कस फोर्स नहीं है कुछ भी, जिससे बुलेट की स्पीड कांस्टेंट है। ग्रेविटी या मान लो कि विस्कस फोर्स और ग्रेविटी बैलेंस हो गए, जिससे स्पीड कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड एपरेंट स्पीड ऑफ बुलेट एज फंक्शन ऑफ टाइम। बुलेट को जब हम बाहर से देख रहे होंगे तो उसकी स्पीड क्या दिखेगी, एपरेंट स्पीड क्या आएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करिए। एपरेंट स्पीड ऑफ बुलेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अथर्व का कुछ आंसर आया? अथर्व मुझे नहीं जम रहा आंसर।
apparent speed of bullet as a function of time. दोनों अथर्वा वापस से करो एक बार। हाँ, अब महाजन आपका सही है, गुड। Apparent speed of bullet is a function of time. नहीं शिवांश, ध्रुव बेटा गलत है। टाइम का फंक्शन पूछा है मैंने, टाइम तो है ही नहीं। गर्व गलत है, आस्था गलत है। नहीं, गर्व सही है बेटा, थोड़ा टाइम का फंक्शन बस सही से रखो। देखो, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है कि पहले आप एपरेंट डिस्टेंस लिखो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसे डिफरेंशिएट कर दो। पर अभी तक जो करा है क्वेश्चंस में हमने करा है, उससे सीखा क्या? अगर हमने इसको भी बेसिक करने लग गए तो इससे फिर सीखा क्या अपन ने? कुछ भी नहीं सीखा। जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें बीच में ऑयल की लेयर भी थी, ग्लास भी दिया था, क्या उनसे कोई फर्क पड़ा था? एपरेंट स्पीड निकालने में उनसे कोई फर्क पड़ा था क्या हमें पिछले क्वेश्चन में? ये सोचो, नहीं पड़ा था, है ना। एक्चुअली बस उसी मीडियम का इफेक्ट आ रहा था जिसमें फिश थी, उसी मीडियम का इफेक्ट आ रहा था जिसमें फिश थी। बाकी मीडियम्स का तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा था, बिकॉज दे वर नॉट मूविंग। यहाँ पर भी ओनली बुलेट मूव कर रही है। किसी जनरल टाइम पे बुलेट जो होगी वो किसी जनरल हाइट पे आ जाएगी, जनरल डेप्थ पे आ जाएगी। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? वीटी। टी टाइम में बुलेट वीटी डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो बुलेट यहाँ कहीं पहुंच गई वीटी डिस्टेंस कवर करके, बुलेट यहाँ की किसी पोजीशन में पहुंच गई वीटी डिस्टेंस कवर करके। यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी वाई को वीटी डाल देना, वाई को वीटी डाल देना। अब बाकी मीडियम थोड़ी मूव कर रहा है यहाँ पे, तो बाकी मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं। बस जिस पोजीशन पे बुलेट है वहां बुलेट की स्पीड क्या है वो देखो, उस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उससे डिवाइड करो, और देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर लगाओ, ये आ गया आंसर। म्यू ऑफ द मीडियम जहां से देखा जा रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो भी थी डिवाइड बाय जहां पर वो फिश थी। जैसे पिछले क्वेश्चन में फिश जहां थी वहां का म्यू आ गया था नीचे, तो यहाँ जहां पे बुलेट है वहां का म्यू आ गया नीचे। ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन से अपन को सीखना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में ऑयल था, ग्लास था, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा था। जहां फिश थी बस उसी के म्यू से डिवाइड करा था अपन ने, तो वो यहाँ भी करा मैंने। इस लोकेशन में बुलेट है, यहाँ का जो भी म्यू है उस वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, तो वेलोसिटी अपॉन जहां पर वेलोसिटी थी उस पोजीशन का म्यू इनटू देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस शुड बी द आंसर। सभी बच्चे देखिए, कोई भी डाउट है तो उसमें बताओ। भाई आ रहा है अच्छे से समझ में? शिवांश तो बोल रहा आ गया, बाकी बच्चे बताइए, इज दिस क्लियर? चलो, 2 और बच्चों का रिप्लाई आया, बाकी को किसी को नहीं आया तो बताइए जल्दी से। आ गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते। चलो, सभी बच्चों का मेरे पर रिप्लाई आ रहा है, क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। तो फिर अपन आगे बढ़ते। तो हमने एपरेंट वेलोसिटीज वगैरह के क्वेश्चन भी कर लिए, तो हमारा रिफ्रैक्शन कंप्लीट। रिफ्रैक्शन में जो जो चीजें करना थी सब क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया, अच्छे से क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। अब बिगिनर बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो बता दो फटाफट।
Is there any doubt in beginner box? Is there any doubt in beginner box? बिगिनर बॉक्स ओपन कर लीजिए और बिगिनर बॉक्स से जो भी आपके डाउट थे मुझे बता दीजिए, मैं भी अपने पास ओपन कर लूंगा अगर डाउट हो कुछ तो। बताओ, क्या कोई भी डाउट है क्या बिगिनर बॉक्स में? क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, कैन यू रीड द क्वेश्चन? मैं जब तक ओपन कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, एक ही आया डाउट अभी तक मेरे पास, है ना? एक ही डाउट है, फिर इसका मतलब अच्छी बात है। तो क्वेश्चन 2 रिफ्लेक्शन का, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। अच्छा, एरिया ऑफ द शेडो पूछा है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्री लगानी है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ डिस्क जिसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे लाइट का सोर्स है, ठीक है? और क्या कर दिया गया है, डिस्क के नीचे, पार्ट 2 के है, उन्होंने डिस्क के नीचे क्या कर दिया है, तो लिक्विड फिल कर दिया, तो देयर इज सम लिक्विड फिल्ड हियर, देयर इज सम लिक्विड फिल्ड हियर, है ना? और ये जो डिस्क है, इस डिस्क की वजह से अब जो डिस्क पे लाइट आएगी वो तो नीचे जा नहीं सकती, डिस्क के ठीक कॉर्नर वाली लाइट जो होगी वो भी यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट होगी और नीचे पहुंचेगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या आएगी। ये डिस्टेंस अगर निकल गया तो शेडो की रेडियस पता चल गई। ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मल बनाऊंगा वो नॉर्मल जब नीचे आएगा, डिस्क की रेडियस अगर r थी तो ये भी r डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ, बस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ढूंढ लो कितनी होगी। ये हाइट पता है आपको और ये एंगल निकल जाएगा, स्नेल्स लॉ वगैरह लगा के ये एंगल मिल जाएगा, तो ये एंगल का tan ले लेना, ये हाइट से फिर ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये प्लस r शुड बी द रेडियस ऑफ द शेडो। रेडियस ऑफ द शेडो आ गई तो एरिया के लिए पाई r स्क्वायर कर देना। फिर से बता रहा हूं मैं, जो भी ये हाइट है, सपोज ये हाइट h दे रखी है, ये हाइट अगर पता है आपको, ये एंगल ढूंढ सकते हो स्नेल्स लॉ से, इसको i बोला, इसको r बोला, तो साइन i इंटू म्यू बराबर दूसरे मीडियम का म्यू इंटू साइन r, तो ये r ढूंढ सकते हो, है ना? साइन i ये वाला i एंगल होगा, टेन i आपको पता है, देखो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, टेन i शुड बी r अपॉन दिस डिस्टेंस इज आई थिंक t दी है, तो टेन i से i आ जाए, साइन i आ जाएगा, साइन i रखो, साइन i की वैल्यू रखो, उससे साइन r मिलेगा, साइन r से टेन r निकालो, टेन r से फिर ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस पे r करो तो रेडियस ऑफ द शेडो आ गई, रेडियस ऑफ द शेडो से पाई r स्क्वायर करके एरिया आ जाएगा, ठीक है? चलो, थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बेसिकली थोड़ा सा बड़ा लगता है करने में, बाकी तो ऐसा कुछ टफ था नहीं। और बताओ कोई और डाउट हो तो, बाकी सब क्वेश्चन देख लो अच्छे से, 10th 10 क्वेश्चन है इसमें टोटल। कोई और डाउट? चांद को तो नहीं है, बाकी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए। चलो, किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन अपना, TIR। तो लिखिए आप नेक्स्ट चीज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक है? देखो, जब भी लाइट किसी ग्लास सरफेस पे स्ट्राइक करती है, सपोज देयर इज अ ग्लास सरफेस जिस पे लाइट स्ट्राइक करती है, तो हमने कई बार पढ़ लिया है अब तक तो कि थोड़ी लाइट एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ी एनर्जी रिफ्रैक्ट हो जाती है। मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा यहाँ पर,
तो थोड़ी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सपोज डेंसर मीडियम है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड जाएगी, तो लाइट का रिफ्रेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। ये मैंने कई बार अभी तक आपको बता चुका हूँ। लाइट ग्लास सरफेस पर टकराती है, so some energy of light is reflected, some energy is refracted। जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत फेंट होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हमको है ना कभी कभी बहुत ही फेंट सा अपना इमेज दिखती है। जब किसी विंडो के ग्लास में देखे तो हमें थोड़ी सी अपनी इमेज भी दिखती है, रीजन इज दिस रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो अपन कई बार बात कर चुके हैं, तो ये अपन ने पढ़ा। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इंटरनल, क्योंकि ये उसी मीडियम में लाइट चली गई है तो कई बार लोग इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? यस, सभी बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर लाइट रे सपोज रेयर से डेंसर मीडियम जाती है, अभी अपन ने नॉर्मल चीज समझी है, इसमें कुछ भी नया नहीं था, अब अपन टीआर समझना स्टार्ट कर रहे हैं। सो लाइट रे सपोज रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और उल्टा हो अगर डेंसर से रेयर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। मान लो ऊपर एक डेंसर मीडियम है, नीचे एक रेयर मीडियम है, लाइट का नॉर्मल से एंगल बढ़ जाता है, यहाँ पे आर बड़ा हो जाता है आई से। ठीक है, मैं आई को अगर बढ़ाते जाऊं, इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दूं अगर, तो रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ जाता है। इंसिडेंस एंगल को मैंने और बढ़ाया, रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ता है, एंड इट इज पॉसिबल कि लाइट रे जस्ट सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए जाए। इसका ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो, ग्रेजिंगली बाहर जा रही है, ऐसा हो सकता है व्हेन इंसिडेंस एंगल इज केप्ट लार्ज। इंसिडेंस एंगल को अब अगर मैं सी के बराबर कर दूं, इस एंगल को कहा जाता है सी, जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल इज नियरली 90 डिग्री। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इसको अपन सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, then angle of refraction in rarer medium becomes 90। this phenomena, ये जो फिनोमिना हो रहा है कि लाइट रे जस्ट क्रिटिकल पे आई है और ये गई है, इससे आगे थोड़ा सा भी अगर एंगल बढ़ा दूं मैं तो बहुत ही स्पेशल चीज हो जाती है। अगर इससे थोड़ा सा भी इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर दूं मैं, अगर इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा भी वहां से बढ़ा दिया, तब होता है लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन, तब होता है लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन। और यहाँ इंसिडेंस एंगल बढ़ा रखा था क्रिटिकल एंगल से, ये भी आई एंगल ही होता है, और यहाँ हो जाता है रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं तो रिफ्रेक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया। इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिस पर रिफ्रेक्शन एंगल 90 होता है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड इफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल इन टेंसर, तो लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। अभी भी हो रहा था रिफ्लेक्शन, पर यहाँ एनर्जी कोई ज्यादा नहीं आती रिफ्लेक्शन में, पर यहाँ प्योर रिफ्लेक्शन ही होता है, सारी एनर्जी रिफ्लेक्शन में चली जाती है। इसलिए हम यहाँ पे टोटल वर्ड भी लगा देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी रिफ्लेक्शन होता है। हमने पढ़ा ही है कि हर बार रिफ्लेक्शन होता है, पर ये रिफ्लेक्शन निग्लिजिबल इंटेंसिटी के थे, यहाँ 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए टोटल वर्ड को साथ में लगाया जाता है और कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। इसके पहले सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? व्हाट डू वी मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन 100% लाइट एनर्जी इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, चलो ये क्रिटिकल एंगल कब आता है वो भी देख लेते हैं जरा। एट आई इक्वल टू सी, मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं, म्यू डी इनटू साइन सी शुड बी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ 90। साइन 91 होता है, तो साइन सी वो हो जाएगा म्यू आर बाय म्यू डी, और क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। इसको ऐसे याद रखना, क्रिटिकल एंगल क्या आता है? साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी, मतलब रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से क्रिटिकल एंगल हम निकाल सकते हैं। चलो देख लीजिए अच्छे से। आरुष पूछ रहा है वाटर ड्रॉप्स के अंदर भी होता है व्हेन रेनिंग इन सनलाइट। हाँ बेटा, इंटरनल रिफ्लेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है रेनबो बनने के लिए। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े, अभी 12th के एनसीईआरटी है उसको पढ़ोगे, तो उसमें रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है वो दिया है, वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है।
आरुष टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता वहां, सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इससे पहले तक ये फिनोमेना होता है ना इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हो रहा होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत स्पेशल केस है, वो हर जगह नहीं होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड रेनबो फॉर्मेशन में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। ऑप्शन आते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखता है तो उसे मार्क कर देते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। चलो, सो व्हाट डू वी मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ये आ रहा है क्या समझ में सभी बच्चे? यस, वेरी गुड, है ना। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम देखते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, कंडीशंस ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कंडीशंस ऑफ टीआईआर। पहली चीज तो लाइट कहां से आ रही थी? लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट जब डेंसर से आ रही है रेयर जा रही है तभी ऐसा होता है। दूसरी चीज, इंसिडेंस एंगल बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल से, तभी ऐसा होता है। इक्वल टू क्रिटिकल पर भी टीआईआर नहीं होता है। इक्वल टू क्रिटिकल पे क्या होता है? सरफेस को बेस करते हुए इमर्जेंस होता है, उसको भी टीआईआर नहीं बोलते। इंसिडेंस ग्रेटर देन ही क्रिटिकल होना चाहिए। So these are the conditions of TIR. चलिए नोट कर लीजिए, what do we mean by total internal reflection and what is conditions of TIR? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे एयर है और यहाँ पे म्यू इक्वल टू रूट 2 है। ऊपर एयर है, नीचे म्यू इक्वल टू रूट 2 है, ठीक है। दो मीडियम है, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, एक का रूट 2। बताओ इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या आएगा? क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर करो। क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर, मेरे पास कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, सबके सही है, वेरी गुड। क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर, So 45 degree. 45 डिग्री, बिल्कुल सही है ना, 45 डिग्री। चलिए सभी बच्चों को क्लियर, 45 डिग्री आएगा। क्रिटिकल एंगल के लिए निकालने के लिए अपन कर सकते हैं C इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयर बाय म्यू ऑफ डेंसर। म्यू ऑफ रेयर इज 1, म्यू ऑफ डेंसर इज रूट 2, तो 45 आने वाला है ना। नाउ टेल मी, देखो लाइट रे 60 डिग्री के एंगल पे आ गई, लाइट रे 60 डिग्री के एंगल पे आ गई, 45 से बड़े एंगल पे आ गई, टीआईआर होगा? लाइट रे 60 डिग्री पे आ गई, बताओ टीआईआर होगा? टीआईआर होगा क्या? Yes sir. चलो मिक्स्ड रिएक्शन से बच्चों की मिक्स्ड आंसर है। कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहा है यस, कुछ का आ रहा है नो। यस अर्चित बिल्कुल सही, यस। चलो बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने रिप्लाई मुझे करा यस, बट दे आर नॉट ऑब्जर्विंग दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 टू रूट 2, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 टू रूट 2, so TIR is not possible because it is going from rarer to denser. rarer से denser जाते समय थोड़ी होता है TIR, denser से rarer जाते वक्त होता है, तो कोई TIR नहीं होने वाला इस केस में, समझे। नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, आ रहा है समझ में? देयर विल बी नो TIR, क्लियर? जिन जिन का गलत हुआ प्लीज समझिए कि ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन में, ऐसी जल्दबाजी करके आंसर नहीं देते। चलो अगला क्वेश्चन, ये इंसिडेंस एंगल वेरिएबल है, इंसिडेंस एंगल वेरिएबल है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे विथ नॉर्मल?
What could be this maximum angle? बताओ, what could be this maximum angle? गगनदीप का आंसर आया है, हर्षित का आया है, अथर्व का आया है। गगनदीप गलत है आपका, बाकी के सही आ रहे हैं। शिवाज गलत है। ईशान गुड। सोचो जल्दी से, बताइए बच्चों। ये आई वेरिएबल है, इसको कुछ भी रख सकते हो, आपकी जो इच्छा है ना। बस मुझे आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी बता दो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ सकती है? ईशान वेरी 90 गुड। डिग्री। नहीं आस्था। क्षितिज बिल्कुल सही, अथर्व बिल्कुल सही, अर्चिता बिल्कुल सही, जैर बिल्कुल सही, संगिनी नहीं बेटा। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। एक हिंट देता हूँ आपको, एक हिंट देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एक हिंट देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी 30 डिग्री। नो 45। आंसर शुड बी 45। आंसर शुड बी 45। इंसिडेंस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 1 भैया, सॉरी 90। इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? 90। लाइट रे सरफेस की ग्रेस करते हुए आ जाए तो 90 डिग्री। 90 डिग्री पे लाइट आएगी तो रिफ्रेक्शन का एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? 45। यहाँ 90, यहाँ 45। सिंपल। इंसिडेंस एंगल व्हेन 90, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम शुड बी क्रिटिकल। इज दिस क्लियर? मैक्सिमम एंगल डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है लाइट का विद नॉर्मल, वो क्रिटिकल से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्रिटिकल से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत काम का पॉइंट है, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। एक और क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन, I have a rectangular glass slab. I have a rectangular glass slab. ठीक है, और यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है एंड द ग्लास स्लैब हैज थिकनेस 8, मतलब की विड्थ जो है वो 8। स्क्वायर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसी है, उसकी साइड लेंथ 8 दी है। ठीक है, एक फेस के ठीक सेंटर पे एक लाइट का सोर्स लगा दिया मैंने। लाइट का सोर्स है, बिल्कुल फेस के सेंटर पे चिपका दिया। लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा, पॉइंट सोर्स है। इट इज अ पॉइंट सोर्स, है ना। आप मुझे बताओ इस एज से कितना दूर खड़ा हूं कि मुझे सोर्स दिखने लगे। मैं कितनी दूर यहां से मेरी आईज लगाऊं कि मुझे सोर्स दिखने लगे। व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस? कितनी कम से कम डिस्टेंस में यहां खड़ा हो सकता हूं मैं जिससे मुझे सोर्स दिख रहा है? बताओ। ये सोर्स सेंटर पे है। सोर्स विजिबल हो इसके लिए मुझे इस एज पर यहां से कितनी दूर जाके खड़ा होना चाहिए, कम से कम कितनी डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए कि सोर्स विजिबल हो? चलो एक आंसर आया है मेरे पास। मुझे जवाब दो। सर a/2√3। तो करते हैं। देखो सोर्स से जो भी लाइट रे आएगी, सोर्स बाहर एयर में, वहां से लाइट रे जब अंदर जाएगी इक्वल टू 2 में, तो इस नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल से बड़ा तो हो नहीं सकता ना। यहां से जो भी लाइट रे सोर्स से अंदर एंटर करेगी वो 30 डिग्री से बड़े एंगल पे तो आ नहीं सकती ना। अभी अपन ने पढ़ा ना कि डेंसर मीडियम में जो मैक्सिमम एंगल विद नॉर्मल होता है वो क्रिटिकल होता है। डेंसर मीडियम में मैक्सिमम एंगल विद नॉर्मल क्रिटिकल होता है।
तो लाइट रे जब सोर्स से अंदर जाएगी तो नॉर्मल से 30 डिग्री से बड़े एंगल पे तो जा ही नहीं सकती। इज दिस पॉइंट क्लियर? और 30 से बड़े पे नहीं जा सकती, इसका मतलब ये लाइट रे जहां पे स्ट्राइक करेगी उससे और पहले तो लाइट मिल ही नहीं सकती अपन को, सोर्स की मिल ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है ना। नाउ दिस इज a/2, दिस इज 30, so this should be 60, so tan 60 should be this distance upon a/2, tan 60 should be this distance upon a/2। ये डिस्टेंस अगर x है तो x upon a/2 is tan 60 which is √3, so x equal to क्या होगा √3 a/2। मुझे इतनी डिस्टेंस से दूर ही खड़े होना पड़ेगा तब जाके सोर्स दिखेगा, नहीं तो सोर्स दिखेगा ही नहीं। आ रहा समझ में? चलो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आई हैव अ स्लैब जिसकी थिकनेस है t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। आई हैव अ स्लैब जिसकी थिकनेस है t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, एंड there is a light ray incident from air at critical angle। एयर से लाइट रे आ रही है इक्वल टू क्रिटिकल एंगल पे आ रही है, एयर से लाइट रे आ रही है इक्वल टू क्रिटिकल एंगल पे आ रही है। बताओ इसकी लैटरल शिफ्ट क्या होगी, लैटरल शिफ्ट क्या होगी? चलो अपना ऑफिशियल टाइम हो गया है तो एक काम करते हैं, इसको अपन ब्रेक के बाद इसका आंसर डिस्कस करेंगे। यू मे टेक अ ब्रेक, अपन 10:10 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है। एक लाइट रे एयर से आ रही है और उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल के बराबर है, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल के बराबर है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल, एंड व्हाट इज क्रिटिकल आप जानते हैं, साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयर बाय म्यू ऑफ डेंसर होता है, ठीक है? अब आपसे पूछ रहे लाइट रे की लेटरल शिफ्ट क्या होगी, करो ट्राई। और मैं थोड़ा आसान करने के लिए डाटा भी दे सकता हूँ, तो टी मान लो 1 मीटर है और म्यू मान लो 2 है, थोड़ा आसान कर दिया क्वेश्चन को। तो पहले तो एक्सप्रेशन बताना फिर डाटा पुट कर देना। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन, बाय सबको।